बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर 71st बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए मैंने आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग कार्यक्रम शुरुआत किया है। और इस कड़ी में कल रात में मैंने एक सवाल दिया था मौर्य कला की विशेषता पे। तो 71st बीपीएससी की जो तैयारी है वो मैं जीएस पेपर 1 से आप लोगों की शुरुआत करवा रहा हूँ। इसके बाद करंट अफेयर्स लास्ट में देख लेंगे, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक वगैरह की मैं आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा आप लोगों को। तो पहला जो सवाल लिखा हुआ है पीवाईक्यू का, मौर्य कला की विशेषता पे आंसर लिखना है। और 17वीं बीपीएससी में जब मैं आप लोगों की कॉपी को देख रहा था तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से जुड़ा नहीं था और ना ही आप लोग मेरे से जुड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा भी नहीं, क्योंकि आप लोग अलग अलग कोचिंग संस्थाओं में ज्वाइन हुए थे और वहीं पे सारा अपना जो है आंसर वगैरह करवा रहे थे। और इसके बावजूद जब मैंने आप लोगों का भी, बहुत सारे लोग का जो कोचिंग कर चुके थे उनका आंसर देखा तो बहुत सारी गड़बड़ियां मैंने पाया है। तो इस कारण से आप लोगों को मैं अब अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे से आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको समझाऊंगा भी और आंसर राइटिंग करवाऊंगा भी। 71st बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप क्रिएट किया है। इस ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करते रहूंगा और ये जो ग्रुप है वो आज ही मैंने बनाया है, 71st बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप। इसमें मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करूंगा कि आंसर कैसे लिखना है। तो विस्तृत जानकारी आपको फॉर्म भरते समय मिल जाएगी या पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे। तो आज से जब स्टार्ट किया है मैंने, तो इसमें प्रश्न लिख दिया है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं मौर्य कला से। तो स्टार्ट मैंने किया है मौर्य कला से, जो मेंस में अभी तक सवाल पूछ लेगी, तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। इसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ए से, इन सभी का मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग कराऊंगा। तो आप सभी लोग इस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। चूंकि पेड ग्रुप है, मैं निःशुल्क बहुत काम कर नहीं पाया 17वीं वालों के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो पैसा खर्च होता है तो मैं दे नहीं पाया। इसी कारण से इस बार सोचा कि बेहतर तरीके से कराया जाए, कुछ शुल्क आप लोगों पे लगा दिया जाए ताकि इसमें डेडिकेटेड लोग ही जुड़ सकें, ज़्यादा भीड़ नहीं हो और आप लोग की तैयारी जो है वो अच्छी हो सके मेरे माध्यम से, है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। फीस कोई खास अमाउंट नहीं रखा गया, बहुत ही मिनिमल फीस है ये, ठीक है। तो आंसर राइटिंग कार्यक्रम में ये पहला सवाल मैंने आप लोगों को दिया था कल रात में और आज इसका आंसर मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी 71st बीपीएससी दे रहे हैं वो इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जरूर से जुड़ जाएंगे, ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग की जो शैली है वो बहुत दमदार हो सके और आप स्कोर अच्छा कर सके, सिलेक्शन पा सकें। तो ये जो कॉपी है वो राशि राज का है 71st बीपीएससी के लिए। कल रात में दिया था तो उन्होंने कल रात में ये आंसर मुझे लिख करके इन्होंने भेज भी दिया था। तो बीपीएससी का है। अब देखिए इसमें कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई। जब मैं बोला था कि 8 नंबर का ये सवाल है, तो इन्होंने लिखा है 38 नंबर वाले सवाल के आंसर पैटर्न पे, क्योंकि पूरा का जो पूरा आंसर है वो 7 पन्नों का है। तो अगर एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, इसका मतलब कि वो अप्रोक्स आपसे 80 से 100 आपकी जो स्पीड है, मतलब कि मिनिमम आपका 80 वर्ड होना चाहिए, 8 गुना 10। तो 80 वर्ड में आपको लिख देना है। बहुत आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप इसको 100 से 120 शब्दों तक ले जा सकते हैं, है ना। तो 100 से 120 आप इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आप ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 1.5 पेज तक का आंसर जो है वो सफिशिएंट माना जाएगा। तो मौर्य कला की जो विशेषता है, इसके बाद मैं आपको इसका मॉडल आंसर भी दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब पहले एक और शॉर्ट नोट्स मुझे इसका मिल जाएगा। इसके बाद फिर मैं शॉर्ट नोट्स का मॉडल आंसर दे दूंगा और लॉन्ग का भी एक दे दूंगा, ताकि आपको पढ़ के समझने में दिक्कत ना हो। तो जो भी मैं अभी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो शुरू किया हूँ, तो उसका जो फॉर्म है वो टेलीग्राम पे आपको दिखेगा। तो उस फॉर्म को आप लोग भर देंगे और यकीन मानिए आपकी आंसर राइटिंग जो है, मैं बहुत लोगों का देखता हूँ तो बहुत ही खराब दिखता है। तो अभी से लगूंगा ना, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, तो वीक में अगर 5 दिन भी आपके लिए काम कर लूँ मैं, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उस प्रोग्राम से जरूर से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम में फॉर्म है, आप उसको फॉर्म को भर देंगे ताकि जो फालतू लोग हैं वो उससे ना जुड़ें। कई बार क्या होता है कि लोग केवल पीडीएफ ग्रैब करने के लिए किसी तरीके से ग्रुप में जुड़ करके वो कंटेंट लेना चाहते हैं तो जुड़ जाते हैं। इसी कारण से मैंने इस पर बैन भी किया है और थोड़ा शुल्क लगाया है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूं। बिना शुल्क का बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अपना ही संसाधन इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, दे नहीं पाता हूँ। तो आप लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मौर्य कला की विशेषता आपको मैं बताता हूँ। तो मान लिया जाए कि ये 38 नंबर का ही है। चूंकि आपका जो आंसर आ ही गया है तो देखूंगा और इसके बाद आपको लिखना है 8 नंबर वाले आंसर को, यानी कि लगभग 100 से 120 शब्दों में। तो कला किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय
जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त होती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्तनी की त्रुटि नहीं है। वर्तनी नहीं है, होगा कहीं पे तो मैं देखूंगा तो गाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल ये सब ठीक है। किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान। अब पहला सलाह ये रहेगा आपके लिए कि जब भी, अभी तो भी बहुत टाइम होगा, अभी तो प्रीलिम्स सितंबर में होगा, उसके बाद दिसंबर जनवरी में मेंस होगा, तब तक आप एक सुधार कीजिए कि ये पूरा जो है इसको ढक दीजिए, ये लकीर जो है पूरी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आधा। और हमेशा ये ब्लैंक पेज पे ही लिखेंगे, सादा पेज पे ही लिखना है आपको, रूलिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब लिखना है तो कोशिश करना है कि एकदम सीधा बने, है ना, एकदम सीधा हो। और जो शब्दों का जो गैप हो, जैसे एक से दो शब्द के बीच का जो गैप है यहाँ पे इतना दिख रहा है, तो जितना हो कोशिश करना है कि बराबर है, क्योंकि अभी से मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ तो अभी से अभ्यास करने पे हो जाएगा। जैसे ये दोनों एकदम सट गया है, ठीक है, और यही जो है ये इतना बिखर गया है ना। तो इसको कोशिश करना है कि एकदम से बराबर बराबर गैप करके लिखना है। तो अभी से कोशिश होगी ना तो देखिएगा कि आपका एक वीक में ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहला सुधार आपको ये कर लेना है। दूसरा क्या करना है कि जब भी आप लोग आंसर लिखेंगे ना, तो अपने ही लाइन को अभी फिलहाल आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग अभी सीधा एग्जामिनेशन में नहीं लिख रहे हैं। अभी आपको लोग कहाँ लिख रहे हैं, अभी आप लोग मेरे सामने लिख रहे हैं, जिसमें आपको कमी को दूर करने का तमाम उपाय बताया जाएगा। तो दूसरा क्या है कि वाक्य विन्यास, यानी कि वाक्य जो आप पूरा लिखते हैं वो सही सही होने। जैसे मान लीजिए कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो इससे जो वाक्य है वो सही भी है और आपको अर्थ पता चल रहा है कि मैं आम खाता हूँ, ठीक है। अब यही यहाँ पर है कि मैं आम खाता हो, अगर मैं कर दूं तो ये आपको पता नहीं चलेगा इसमें कहा क्या जा रहा है, मैं आम खाता हो का अर्थ पता नहीं चल रहा है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हो रहा है लाइन ये वाला, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है। तो ये पूरा वाक्य जो है वो प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है, तो आपको ये गलत है ना। तो इसको सुधारना है। कैसे सुधारना है, तो पहले आपको समझना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर का उपयोग किया गया, जिसने कला को स्थिरता और निरंतरता प्रदान किया, है ना। तो ये पास्ट में आपका लाइन चला जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो छोटा आप लोगों ने अच्छा किया कि इसमें कला का एक छोटा सा परिभाषा देखिए, कला किसी भी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। आपको मैं जब मॉडल आंसर दूंगा तो उसमें भी कला की परिभाषा होगी, उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो मौर्य कला में ध्यान रखेंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और भारतीय इतिहास में देखें तो मौर्य काल में ही कला का सर्वोत्कृष्ट रूप दिखाई दिया था। और इससे पहले भी भारतीय इतिहास जो है वो कला के दृष्टिकोण से समृद्ध रहा है। लेकिन मौर्य काल में क्या हुआ है कि मौर्य काल में दरअसल जो पाषाण जिसको कहते हैं, पत्थर कहते हैं, उसका बहुत व्यापक उपयोग किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो मौर्य काल की जो कलाकृतियां रही हैं वो स्थायी रूप से विद्यमान हो गई हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, मौर्य काल से पहले का जो कला था वो किसका था, वो लकड़ी का होता था, घास फूस का बनता था, मिट्टी का बनता था, इस कारण से वो स्थायी रूप से आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन मौर्य काल का देखेंगे तो आज भी उपलब्ध है। जैसे पाटलिपुत्रा का राजप्रसाद बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। बहुत सारे स्तूप बने हैं ना, गुहा विहार वगैरह बने हुए हैं ना। तो यही वजह है कि पत्थरों पे ही इस कला का प्रयोग किया गया, जिस कारण से जो कला है वो स्थायी रूप से आज भी मौजूद है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है ना, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है ना, देखिए अब जैसे यहाँ पे है तो छोटा सा एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। क्या है, एक फ्लो चार्ट। इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा ना कि जैसे पूरा पढ़ भी नहीं पाया तो भी समय रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मौर्य कला कर दिए, मौर्य कला, है ना। अब इसमें इसकी जो कुछ मेन पॉइंट है यहाँ पे लिखा जा सकता है कि पाषाण का व्यापक प्रयोग, इस कारण से क्या हुआ, एक ऐसा तीर खींच दीजिए, इस कारण ये अस्थायी रूप से वर्तमान में मौजूद है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चंद्रगुप्त का राजप्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे एक ही बार में स्पष्ट हो जा रहा है। और चूंकि 8 नंबर का रहेगा तो बहुत ज्यादा आपको शब्द खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखाया जा सकता है। उसके बाद है मौर्य कला प्राचीन भारत की एक प्रमुख कलात्मक और स्थापत्य परंपरा है, जो मौर्य साम्राज्य के दौरान नहीं लिखना है, दौरान लिखना है, विकसित हुई है। इस कला का विकास चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक के शासनकाल तक। इसमें ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो बेकार है, क्योंकि आपको इतिहास बताना नहीं है, आपको कला की विशेषता के बारे में लिखनी है। कला के जो शासक हैं उस शासकों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यूजलेस है, भरा हुआ है केवल।
उसके बाद मौर्य कला है राजकीय कला और लोक कला। तो ये ठीक है, मौर्य कला का, मौर्य युग की जो कला है उसको दो भाग में बांटा ही जाता है, या तो दरबारी कला या राजकीय कला, और दूसरा है लोक कला। तो ठीक है, अब इसमें है राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा वगैरह, बहुत बढ़िया है। स्तंभों के ऊपर पशुओं की आकृति, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, बहुत शानदार है। तो राजकीय कला में लिखा हुआ है कि कला का वह स्वरूप जो राजकीय प्रश्रय में विकसित हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल लिख देना चाहिए था, अगर लॉन्ग में आंसर लिखा जा रहा है तो, कि राजकीय कला का सबसे उत्कृष्ट जो उदाहरण है वो चंद्रगुप्त का, कहाँ का, पाटलिपुत्र का जो है वो राजप्रसाद है। ठीक है, राजप्रसाद है, और कुम्भरार में इसका अवशेष भी है, और उस अवशेष को देखकर की विशालता का, सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता था, है ना। और कहा जाता था कि ये भवन जो है वो अनेक खंभों वाला भवन रहा, जिसमें 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं, और इसका जो विशेषता है 140 फीट लंबा है और 120 फीट जो है वो चौड़ा है। और उसके बाद जब अशोक आया तो इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया और इसमें पाषाणों का बहुत ज्यादा उपयोग किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में जो पाषाण का इस्तेमाल व्यापक तौर पे किया है वो किया है अशोक के द्वारा, है ना। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अशोक ने इस जो काष्ठ प्रसाद या राजप्रसाद का विस्तार किया और इसमें पाषाणों का बहुत व्यापक प्रयोग किया, और यही कारण है कि ये जो प्रसाद है वो उस समय का भव्य कला का उदाहरण आपको दिखाई देगा, यानी कि कला का भव्य रूप राजप्रसाद था, है ना। और यही वजह कि चीनी यात्री जब फाहियान आया था तो फाहियान इसे देख करके देव निर्मित महल कहा था, देव निर्मित महल कहा था। ये आपको जब मॉडल आंसर दूंगा तो उसमें लिखा दिखाई देगा। मैं बार बार कहता हूं कि फाहियान की स्टेटमेंट जरूर जिक्र करें, इससे उसकी विशालता का, भव्यता का बोध होता है। और जब अशोक आया तो अशोक आते आते क्या हुआ कि मौर्य कला का जो अधिक जो अवशेष है वो दिखाई देगा। और मौर्य काल में देखें तो अशोक जब आया तो उसके बाद से ही स्तंभ आया, स्तूप आया, है ना, गुहा विहार इत्यादि, पाषाण वेदिका वगैरह सब बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद लोक कला हो गया। तो मौर्य कला के विभिन्न विशेषताओं को निम्नलिखित स्तंभों की सहायता से समझने का प्रयास करते, स्तंभ नहीं, चार्ट की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो राजप्रसाद बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में पाए गए। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे क्योंकि जब ये यहाँ पे हो ही गया है, बन ही गया है, तो इसको बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी में एक लाइन जोड़ा जा सकता था कि ये शासकों के अंतर्गत या राजकीय प्रश्रय में विकसित हुआ, और ये क्या हुआ, दरबार के बाहर स्वतंत्र रूप से कलाकारों के द्वारा विकसित हुआ। तो ये लिखा जा सकता है, इसको इतना करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी। अब मौर्य कला की जब विशेषता लिखा गया है तो ये ठीक है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ठीक है। तो राजप्रसाद बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार के पाए गए अवशेष है। राजप्रसाद 80 84 लगभग बताया गया है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं दिखाया जाता है मेंस में। मेगास्निच की पुस्तक इंडिका में नगर की विशालता और नगर नियोजन की व्याख्या की गई है। नगर में प्रवेश तो कुल 64 प्रवेश द्वार थे, बहुत बढ़िया। हाँ, फाहियान वाला स्टेटमेंट आपका छूट गया, तो फाहियान का आप लिख देंगे। स्तंभ मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्तंभ मुख्यतः अशोक के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में सब, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे, आकार में गोलाकार होते थे। स्तंभों की लंबाई 20 से 25 फुट तथा वजन 50 टन, ठीक है। स्तंभों के शीर्ष पर बने काष्ठ के ऊपर चौके निर्मित मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण। इस पूरे के पूरे जो पैराग्राफ में देखा जाए तो सबसे बहुत जो कमी है ना वो इसमें ये बताया गया है कि जो स्तंभ है ना वो स्तंभ का कुछ आपको उदाहरण दे देना। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली मेरठ हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, प्रयागराज में है लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अरेराज है, रामपुरवा है, वैशाली है ना। तो स्तंभों का आप वहाँ पे दिखा सकती हैं। स्तंभ जो है स्थूण और शिष्ट, स्थूण या यष्टि और शीर्ष के रूप में भी डिवाइड किया हुआ। तो यहाँ पे एक फोटो भी बन सकता था स्तंभ का, है ना। तो ये छूट गया है यहाँ पे। उसके बाद स्तूप सिद्धि आपने लिख दिया है, फिर विहार का चर्चा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना है, स्तंभ पे कुछ उदाहरण दे देना है। लौरिया नंदनगढ़ अभी जो मैंने आपको बोला है उसको आपको अच्छे से कर देना है, ठीक है। और जरूर आपको ये दिखाना है कि जो स्तंभ है उसमें जो सर्वाधिक जो स्तंभ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तंभ है, आप लोग अगर बनारस गए हो तो सारनाथ आपको दिख रहा होगा। तो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो सर्वोत्तम है ना। तो इस सिंह शीर्ष वाला जो स्तंभ है उसी को भारत की सरकार ने इसे अपना राज्य चिन्ह बनाया है, और लगभग 7 फीट ये ऊंचा है। और इस स्तंभ पर 4 भव्य सिंह जो है वो आपस में पीठ से पीठ सटाए हैं, और ये जो सिंह है वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का भी प्रतीक है ना। तो वो लिखिएगा। तो मोटा मोटी स्तंभ का आपने उदाहरण नहीं दिया है, और स्तंभ के शीर्ष पर जो पशुओं की आकृति पाई गई है, जैसे मान लीजिए किसी पे सिंह है, किसी पे बैल है, किसी पे हाथी भी है ना, किसी पे हंस है, तो ये इन पशुओं के बारे में भी आपको बता देना है। उसके बाद जो है वो स्तूप लिखा हुआ है।
तो जो स्तूप है वो दरअसल क्या है, ईंट अथवा पत्थर का बना क्या एक ठोस गुंबद था, जिसको बौद्ध और जैन किसी पवित्र स्थान पे स्मारक के रूप में निर्मित करते थे। और ऐसा बताया गया कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, है ना। और कुछ ही अवशेष के रूप में बचे हैं, जैसे कि आपने लिखा, ठीक है, जैसे सांची, भरहुत, राजगृह इत्यादि के स्तूप उल्लेखनीय है ना। तो ये ठीक है, आपका अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद विहार है। मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार बनाया गया था। कुछ उदाहरण है, बराबर की पहाड़ी पर सुदामा, कर्णचौपर, नागार्जुन की पहाड़ी पर गोपी, लोमश, ठीक है। अ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो आंसर है वो अच्छा है। उसके बाद देखें तो जो लोक कला है, मौर्य कला के विभिन्न रूपों के अंतर्गत मौर्य काल में मूर्ति कला भी उत्कृष्ट रूप में विकसित हुई है। मौर्य कला से ही मूर्ति कला का व्यवस्थित रूप मिलता है। मौर्य स्थापत्य कला अंतर्गत राजकीय कला का प्रमाण मिला है। इसमें पशुओं की आकृति स्थापित, ठीक है, ये अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उस स्तंभ के भी बारे में आपको बता देना है, ठीक है। स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा अपने मूर्तियाँ बुलंदीबाग, पटना, नारी की बालक की मूर्ति पाई गई है। यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है, ठीक है, ये अच्छा है, इतना लिखा जा सकता है। उसके बाद लोहानीपुर, पटना, ठीक है। कालसी। अब देखिए जो मूर्ति कला है ना, तो मूर्ति कला को भी थोड़ा सा बढ़िया लिखना है। उड़ीसा का बहुत ज्यादा जिक्र होता है कि जो धौली चट्टान है उसको काट करके बनाया गया जो हाथी की आकृति है वो पाषाण मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके अग्रभाग को उकेर दिया गया है, यानी कि पूरे पत्थर के अग्रभाग को उकेरा गया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस चट्टान पे हाथी की जो आकृति उभरी है वो दरअसल अपने आप में भव्य दिखती है। और इसी प्रकार काल सिटू की देहरादून में है, वहां पे भी चट्टान को काट करके हाथी का आकार दिया गया है। और उसी के हाथी के पैरों के बीच बीच में क्या लिखा हुआ है, गजतमे लिखा हुआ है ना। तो इन सब के बारे में जैसे कि गजतमे लिखा हुआ है तो उसको लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो परखम गांव से यक्ष की मूर्ति पाई गई थी। बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त की गई है ना। इन सबको लिख देना है। पटना के दीदारगंज वाला आपने लिखा ही है कि जहाँ से चामर ग्रहणी मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और पटना में जैन तीर्थंकर की भी मूर्ति मिली, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि दरबार से बाहर का जो स्वतंत्र कलाकार है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है कि उन लोगों ने भी यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा अलग से बनाई थी और यही लोक धर्म का आधार था। और इन सभी प्रतिमाओं पे चमकदार पॉलिश भी की है। और इसका जो उदाहरण मिलता है या साक्ष्य मिलता है, या ये मूर्तियां कहाँ मिली हैं, सारनाथ में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, बसाड़ में, कौशाम्बी में, कुम्भरार में, है ना। इन सभी जगहों पे पशु पक्षी, नर नारी, हाथी घोड़ा बैल, हिरन मोर इत्यादि का मूर्ति पाया गया है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मौर्य कला आपस में अपने आप में बहुत ही समृद्ध कला रही है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य काल में मूर्ति कला के विकास को व्यापकता मिली है, विशेषकर इस कालखंड में नए तत्वों का समावेश हुआ है। तो निष्कर्षता यह कहा, एक बार यहाँ निष्कर्षता हो गया है तो यहाँ भी अलग से निष्कर्ष लिखना नहीं है। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि मौर्य मूर्ति कला कला के विकास के दृष्टि से विशेष स्थान रखती है। मूर्ति कला नहीं, पूरा का पूरा मौर्य कला ही है ना। तो ये आंसर मोटा मोटी ठीक है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, अदरवाइज ये अच्छा लिखा हुआ है। इसमें एक और काम कर लेना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको स्तूप बनाना आ जाए तो कुछ डायग्राम डाल देना है ना। डायग्राम डाल दीजिएगा, कुछ स्तंभ अगर बनाने आ जाए तो वो आपको अगर वो अच्छा प्रेजेंट होता है, क्योंकि बाकी लोग बनाएंगे ही, स्तंभ का स्तूप का बनाएंगे ही। कुछ फ्लो चार्ट आप बना दीजिएगा तो 38 नंबर में मोटा मोटी आपको 24-25 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। तो इसको बनाइएगा फिर से एक बार, इसको शॉर्ट में आपको आंसर दिखा देना है। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।